देखिए, इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर हमसे कम लगाया है, चाइना के ऊपर 30% टैरिफ लगाया है, वियतनाम पर 20% लगाया है। तो हम प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे सबसे पहले जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं, गारमेंट और लेदर की। ठीक है, हम समझते हैं, एक एक प्रोडक्ट को समझ के कोशिश करती हैं इंडिया के ऊपर क्या फ़र्क आएगा। तो अगर हम सेक्टर वाइज चलें तो गारमेंट और लेदर की बात करें, तो मान लीजिए गारमेंट में टैरिफ जो है 6% से बढ़ के करीब 30% तक होता है। मान लो मैं एक एवरेज टैरिफ मान लेता हूँ 15%। तो हम्म। इंडिया से जो गारमेंट जाएंगे अभी तक, जो 15% एमएफएन था उसमें 25 और जुड़ जाएगा, 40 जुड़ जाएगा। जो चाइना से जाएंगे उसमें 30 और 15 45 हो जाएगा। तो चाइना के कंपैरिजन में हम लोग ठीक ठाक है। लेकिन अब बांग्लादेश का हमसे कम हो गया है, वियतनाम का हमसे कम हो गया, तो हमें बहुत टफ फाइट मिलने वाली है। क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो कंपटीशन था वो चाइना से कम हो रहा था, ये छोटे मोटे कंट्री से ज़्यादा हो रहा था, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया से। तो वियतनाम और बांग्लादेश बड़े एक्सपोर्टर हैं गारमेंट के, तो हमें वो टक्कर देंगे। और हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट जो है कुछ हद तक प्रभावित होने के चांसेस हैं। बिल्कुल सीरियस इशू है। सेम विद लेदर प्रोडक्ट्स में है। ठीक है। देखिए, तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में क्या है, 50% ड्यूटी पूरी दुनिया के लिए है। वो सॉरी, नॉट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर 50% ड्यूटी पूरी दुनिया के लिए है। कार पर 25% पूरी दुनिया के लिए है। ऑटो कंपोनेंट में 25% पूरी दुनिया के लिए है। तो ये हाई है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए है। तो हमारे लिए ठीक है। केवल जापान को उन्होंने कहा है, जापान और यूरोपियन यूनियन को कहा है कि अगर कोई भी टैरिफ जो है इसमें उनका 15% ही रहेगा, उसमें एमएफएन जोड़ कर रहेगा 15%, तो उन लोगों को हमसे फ़ायदा रहेगा। तो हमारे जो ऑटो कंपोनेंट है वो जापान से तो compete करते नहीं हैं। वो compete करते हैं बाकी देशों से। तो ऑटो कंपोनेंट में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टील एल्युमिनियम में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको ऑलमोस्ट इक्वल ही देना है टैरिफ्स। और अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स की। तो फार्मास्यूटिकल्स में एग्जेम्पशन चल रहा था, चलता रहेगा। वो बात करते रहते हैं कि टैरिफ बढ़ा देंगे, 200% कर देंगे, लेकिन आज की डेट में ज़ीरो है, तो हम मान लेते हैं कि ज़ीरो रहेगा। फिर फिर जो है दूसरी बात यह है कि ये अगर हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसमें भी एग्जेम्पशन है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारा जो लार्जेस्ट आइटम है स्मार्टफोन, उसमें चलता रहेगा वो। तो तो ये सब चीज़ें लेने के बाद में बाकी जो प्रोडक्ट बचते हैं, इन सब प्रोडक्ट की जो वो है शेयर है इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस में, वो 40% के आसपास है। तो बाकी जो 60% है उसमें हमको प्रॉब्लम होगी। तो मेरे हिसाब से इंडिया का एक्सपोर्ट गिरेगा। तो FY 26 में अगर हमारा मान लीजिए कि था, हमारा मान लीजिए कि $85 बिलियन था, तो करीब $25 बिलियन से कम होना चाहिए हमारा एक्सपोर्ट्स। तो हमारा एक्सपोर्ट्स में फ़र्क पड़ेगा, मर्चेंडाइज उसमें फ़र्क तो पड़ेगा। तो सर मोबाइल पे नहीं फर्क पड़ेगा, आईफोन जैसे जा रहे हैं 11 12 10 11 बिलियन डॉलर के, वो जाएंगे, उस पे ड्यूटी ज्यादा नहीं पड़ेगी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो एग्जम्प्ट है वो एग्जम्प्ट ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं। 10 बिलियन का फार्मास्यूटिकल जाता है, 11-12 बिलियन का स्मार्टफोन जाता है, 4-5 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट जाते हैं। तो ये सब एग्जाम्प्ट रहेंगे आज की डेट में। कल पता नहीं क्या होता है। और सर ये अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें जिससे हम हमारा कंपटीशन रहता है, तो कितने कॉम्पिटिटिव हम रहेंगे इस नए टैरिफ के बाद? अब क्या है, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर कंट्री थे उनके टैरिफ हमसे थोड़े से कम हो गए हैं। तो हम्म। सबके टैरिफ 15 से 20% के बीच में हैं, 21-22 हैं। तो हमें आप सोचिए 6 से 8% का हमें डिसएडवांटेज हो रहा है मोटा मोटा देखकर। तो वो जो है ना, वो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ देगा हमारे एक्सपोर्ट्स को। और सर जेम्स एंड ज्वेलरी पे सिचुएशन वही रहेगी जो आप बोल रहे थे, $5 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट है, जिसमें $2.5 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं। उसमें फिर वो क्या मैकेनिकल प्रोसेसिंग करके हम वापस भेजते हैं। हाँ, वही पोजीशन रहेगी।
बट देखिए, अब कोई चीज़ अगर अमेरिका भेज रहा हमारे यहाँ प्रोसेस होने के लिए, जैसे $2.5 बिलियन के डायमंड भेज रहा है, ठीक है, तो प्रोसेस होके वापस जाएंगे तो उन पर टैरिफ नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अपना केवल प्रोसेसिंग के लिए भेजा था। तो हमारा एक्सपोर्ट है, मान लो $5 बिलियन का डायमंड्स का, तो उसमें ढाई तो ये निकल गए। तो ये ढाई में ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन बाकी ढाई में ड्यूटी लगेगी 25%। तो 25% बहुत ज़्यादा है ड्यूटी। मतलब हमारा ये इफेक्ट होगा। गोल्ड ज्वेलरी है, जो मैकेनिकल ज्वेलरी मोस्टली होती है, मैकेनिकल ज्वेलरी मशीन से बना लेते हैं, 2-3% हम्म। वैल्यूएशन होता है उसमें। तो 25% का जो मार्जिन है, ये टैरिफ है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा सेक्टर। तो डायमंड मोस्टली और जो गोल्ड ज्वेलरी है, इनको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, निगेटिव फर्क पड़ेगा इन सेक्टर्स को। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपकी रिपोर्ट ये कहती है कि 30% हमारे एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा, यूएस एक्सपोर्ट पे। जी। तो कहीं से कोई गुंजाइश है कि हम उसको रिकवर करें बाकी और मार्केट से? अभी यूके के साथ हमारा हुआ है, हालाँकि अभी तो उसमें साल भर लगेगा करीब उसको अप्रूव होने में। ईयू या अदर मार्केट्स जिसके साथ हमारा एफटीएस हो चुका है? देखिए, हमको मार्केट डिफरेंट तो हम खोजते रहते हैं, स्ट्रेटजी हर मार्केट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बनाता है। लेकिन हमको कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने की ज़रूरत है। एक तो हमको इंटरनल अपने आप को अंदर की तरफ देखना चाहिए। देखिए, हुँ, अगर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बिकेगा, ट्रेड डील हो या ना हो। चाइना ने बिना किसी ट्रेड डील के पूरी दुनिया में सब सामान बेचता है वो, आज की हुँ, डेट में भी, ठीक है। और अगर एप्पल का आईफोन है, उसको बिकने के लिए कोई ट्रेड डील नहीं चाहिए। तो अगर हम कुछ इंटरनल रिफॉर्म से अपनी कॉस्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स कम करें, जिससे हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डीप हो। हुँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हम लोग करते हैं, उसमें कम से कम 100 चीज़ें हैं जो हम करेंगे तो हमारा काफ़ी फायदा होगा, है ना। तो ये हमें बेसिकली अच्छे प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें, कॉस्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स कम करें, इनपुट की कॉस्ट कम करें। उसके लिए हमको टैरिफ स्ट्रक्चर भी अपना रिव्यू करना पड़ेगा, बाकी टैक्सेस रिव्यू करने पड़ेंगे। रेगुलेशंस बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री की रफ्तार रोक रखी है। सेक्टर बाय सेक्टर हम लोग बात कर सकते हैं। वो सब रिव्यू करके इंटरनली थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, है ना। एक नंबर वन, अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, कम कॉस्ट बनाएंगे, तो हमें इन्वेस्टमेंट बाहर से काफ़ी अधिक आएगा। मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, इंडियन कंपनीज भी फ्लोरिश करेंगी, उनका प्रोडक्ट बिकेगा। नंबर वन। नंबर टू, आउट ऑफ बॉक्स से मेरा मतलब ये भी है कि देखिए, ट्रेड हम लोग सामान बेच के पैसे कमा रहे हैं। अगर यूएस से तकलीफ हो रही है, ठीक है, आज यूएस से हो रही है, और मैं तो देख रहा हूँ, आज बात करने की वजह नहीं है कि यूरोप अगले साल से यूरोप में भी इतनी ही प्रॉब्लम होने वाली है। वो एक हुँ, अलग तरह के टैक्सेस इशू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड। वो जनवरी 1 से चालू हो जाएंगे। तो वो बड़े कंट्रीज सारे के सारे प्रोटेक्शनिस्ट हो गए हैं। तो आउट ऑफ बॉक्स में एक हमने कहा इंटरनल रिफॉर्म्स, वो तो इतना आउट ऑफ बॉक्स नहीं। दूसरा, जैसे मैं कहता हूँ कि आप टूरिज्म पे क्यों नहीं फोकस करते हैं। छोटे छोटे कंट्री, एम्स्टर्डम जैसे कंट्री जो हमसे ज़्यादा फुटफॉल्स हैं वहाँ टूरिस्ट के, अगर हम एक टूरिज्म सेक्टर को ही संभाल लें तो जो अमेरिका से होने वाला लॉस है उसका डबल हम टूरिज्म से कमा सकते हैं अपने देश में, फॉरेन हुँ, टूरिस्ट हुँ। अराइवल से। तो हम लोग ये बातें करते हैं, लेकिन जो सीरियस रिफॉर्म्स हैं ना, वो लेने पड़ेंगे। और तो यही 10 चीज़ें हम करेंगे, और ये सब चीज़ें ठीक है, यूएस का जो मन है कर रहा है। हमको अपना काम करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हम हमारे बहुत सारे रास्ते हैं इसको मीट करने के लिए। तो हमें तो लगता है अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाएं, रिफॉर्म्स करें। जैसा कि आपने कहा था कि हम ज़बरदस्ती जाके अपने ऑर्डर तो लेते नहीं, अगर उनको चाहिए होता है तभी ऑर्डर हमको देते हैं। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, कॉस्ट अच्छी होगी, तो दुनिया अपने आप हमें बायलैटरल ट्रेड की भी ज़रूरत नहीं, ना एफटीएस की ज़रूरत है। दुनिया खुद ही आएगी हमें हमसे प्रोडक्ट लेने के लिए। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात कह दी। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये ट्रेड ट्रेड डील सब बहुत सेकेंडरी, थर्ड रेट, थर्ड टीयर की चीजें हैं। मेन टीयर है अपनी जमीन अच्छी करो, मतलब आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करो, कॉस्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स कम करो, इनपुट सस्ता करो। हर चीज में आप टैक्स लगा के मत बैठो, थोड़े रेगुलेशन सिंप्लीफाई करो, हमको मालूम है कहाँ करने हैं, वो सब होने चाहिए। और तब देखिए अपने आप देश बढ़ेगा। हमको तो जमीन अच्छी करनी है, बाकी एंटरप्रेन्योर अपना काम कर डालेंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो आप जो कह रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। See, the 25% tariff is a challenge for India, but also at the same time, it's a big opportunity for us as well. This is the time when we diversify our export markets.
and look at our trade deals. So when we look at the different geographies, the different countries and continents, we see that in Africa there is a fast growing demand for Indian pharma, for textiles, for digital services. Similarly, if you look at the energy rich countries in the Middle East, Central Asia, or you look at the FTA we just concluded with UK and the FTA which is in progress with EU, these are all great opportunities for us to diversify our trade. Also, when you look at the South Asian countries, you look at Vietnam, Indonesia, how can we strengthen our trade ties with them? And when you look at our immediate neighborhood, you look at our partnership, for example, the BIMSTEC initiative, which is the Bay of Bengal initiative for technical and economic cooperation. This includes countries like Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand. So these are countries with whom we can have stronger regional trade ties at this point in time, also low hanging fruit. And we can also develop regulatory standards and build a stronger regional trade partnership using this challenge as an opportunity. Additionally, I was thinking if we can use UPI more for regional trade, that also strengthens the demonstration effect of UPI as a global public good. It facilitates regional trade and it also brings us earnings in terms of sharing of technologies, licensing fees, and the integration which our IT companies can do in the region. Having said this, we must also look at our Indo-Pacific economic framework, where we are committed to developing supply chains in collaboration with the partner countries there. So this is how we should look at diversifying exports trade. At the same time, I feel that this is a big time for us to also develop more high value exports, whether it is in electronics, bring in more backward integration, and also looking at biotech, pharma and biotech, developing more of our own drugs rather than just the generic products. And also, if you look at green tech, these are all areas where we can develop more high value exports. A third area is attracting supply chains, as I already said, through greater interventions in EODB. So how do we develop those partnerships more strongly? Probably focus on the top 50 MNCs. And then a very important area is services. India globally is the 7th biggest exporter of services. That's a big strength for our economy. Services are less vulnerable to tariffs. We are very strong in IT and business processing services, very strong in EdTech. EdTech is a great sector to develop, a low-hanging fruit, and also telemedicine, attracting more medical tourism. So that's another area. And nowadays we also see a lot of countries entering digital economy partnership, like Singapore has done with Australia, Singapore has done with UK, India can do with many countries, where a digital corridor is developed without the regulatory hurdles, and businesses can grow, jobs can grow. Global capability centers, we are already a hub for the world. That's another area where a lot of services, a lot of innovation, a lot of R&D can be attracted. We have the skills, we have labor which is not expensive, more competitive. So these are all areas which will grow as a result of this challenge which we see. Whatever be the outcome of the ongoing negotiations, we still are looking at end of August, yet we do have many other areas which are areas of our strength. COVID disaster into opportunity. So can we also say that this should be also an opportunity for India? Yes. I was thinking exactly that, because during COVID we had the empowered group of secretaries. We had about 10 groups of empowered groups of secretaries taking fast decisions, meeting the challenges head on. So if we have empowered groups
maybe in the area of investments, or taking decisions where EODB is concerned in the area of trade deals. So maybe things could move much faster. We are very capable as a country. We have given demonstration of our capabilities and our determination during COVID. This is definitely a very big opportunity, especially if we can have a national investment facilitation agency, which could be with an empowered group of ministers and taking quick decisions like we did during COVID. India, definitely this could be a point, an inflection point where we can exponentially grow. Now, what impact we can expect from this 25% tariff imposed by the United States? Well, this is a challenge, and we get something like $87 billion from our exports to US. Now, this will impact industries such as electronics, jewelry, pharma, textiles, leather, which are also labor intensive. So that is a point of great concern, and at the same time we also have different markets to diversify to, where we see strong growth coming in from other countries, for example Africa or the Middle East or the Central Asian countries, Europe. We are doing FTAs, we've just concluded with UK. So there are opportunities also in the neighborhood, immediate neighborhood. We have to work harder on attracting global supply chains, more investments into the country to be able to offset the impact. India is a domestically led economy, so we should continue to be attractive for foreign investments, and we have a large pool of labor, so it's also competitive. And this is a good time for us to bring in more reforms in the country and be able to also offset any losses which we apprehend through services. We are a very strong service economy as well. We export services globally. We are the 7th largest service exporter globally, and that is not vulnerable to tariffs. So that is an area of great growth, bringing in higher value of products, whether it be in the cloud computing, artificial intelligence, machine learning, and so on. See, during COVID, India demonstrated to the world how we developed our own vaccines, how we were able to do good oxygen management and very good management of the medical services through bringing in institutional interventions such as the empowered groups, and for quick decision making we were able to mobilize our internal resources. So this also could be a big opportunity for the country to look at other geographies for diversification of exports, and also strengthen our trade deals, strengthen regional cooperation on trade, develop regulatory standards there, bring about greater financial integration in the region for facilitation of trade, developing higher value of exports, whether it be goods or services, particularly IT, biotech, green tech. And it is also a great opportunity for us to integrate more closely with the supply chains, particularly in the Indo-Pacific region. Little disappointed. We were expecting that since India has already started the BTA and we were among the first few countries, we will have a BTA in place before 1st of August. That has not happened. Secondly, a high duty of 25% has been imposed on India, coupled with the fact that my competitors in South Asia and Southeast Asia have a lesser duty. But at the same time, we are also looking into that this is a problem which is only for a temporary period. We expect the BTA to be culminated by fall of 2025 as decided by the two leadership. So it's a problem which is there for 2 to 3 months. Now we know that on India 25% tariff is there, a lot of orders which were on hold. I think the mathematics will start working out. We will see to what extent the Indian exporter can absorb, to what extent US importer can absorb, and in what way we can also request the government for some help. There are cost disability factor in our export which are making export less competitive. We may approach the government to address them
and probably that will provide some relief to the industry. They will continue with the business because both sides note that this is a very temporary problem, and once the BTA is in place, whatever little hit, little loss they incur at this point of time, they will be able to recover in post BTA scenario. Secondly, sir, which industry do you think will be the most affected by tariffs? I think it will depend in which industry, who is my competitor. Apparel and textile is definitely going to impact it because all my South Asian competitors, Southeast Asian competitor, with the exception of China, is having a lesser duty. So is true of footwear sector because Vietnam will have 20% duty, Indonesia 19% duty, India will be at 25% duty. High duty of 25% on gems and jewelry will be impacting the demand also and our exports also. So these are the segments which will be impacted substantially, and probably we will be having a dialogue with these industry to see in what way we can approach the government to help these sectors. And also the export in general, which was roughly 55% of India's export to the tune of around $47 to $48 billion, is impacted because of the high tariff, though of course it will vary from sector to sector, and that's why probably a little detailed analysis needs to be done before we approach the government. Also, sir, so is it time to rethink, our sort of export markets and diversify, and not just depend on America? Absolutely, diversification has been a policy in the past also. The good thing is now we have the free trade agreement, and our free trade agreement are with the complementary economies who are major markets also. We have the market of Australia, UAE, European free trade countries, and now UK will be opened for India. Much of the exports may go to these markets also. If you look into the trend of export to these, they are better than my national average of exports. For example, in goods sector, we basically manage what we achieved a year before, but if you look into my export to UAE as well as to Australia, they are clocking double-digit growth, and definitely diversification will happen. Also keep in mind that we have a very vibrant domestic market also, and therefore the challenge for Indian exporter is not the challenge for Southeast Asian countries where they have to export at any cost. We have the domestic market to provide solace if there is much challenge for the industry. जैसे सर आपने बोला कि वी हैव इन इंडिया एंड आत्मनिर्भरता, सो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप इंडियन मार्केट देखिए, हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन है, हमारा परचेजिंग पावर बढ़ता जा रहा है, हमारा जो मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ता जा रहा है, तो इंडिया में डिमांड ऐसे भी बढ़ती जा रही है। आपको एक एग्जांपल दूंगा, जब रेड सी की क्राइसिस हुई उस समय हुआ कि इंडिया का सेरेमिक एक्सपोर्ट बहुत फ़र्क पड़ेगा, जाके इंडस्ट्री की क्या हाल है। हम लोगों ने खुजा एक क्लस्टर है सेरेमिक्स का, उसमें विज़िट किया तो उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आया, एक्सपोर्ट ज़रूर प्रभावित हुआ है बिकॉज वो उतना फ्रेट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। बट इंडिया में जब से ये लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ गए हैं और कंज्यूमर का ट्रेंड टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट हो गया है, तो उनका मार्केट बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये चीज़ इंडिया को ये फ़ायदा है। हमारा का जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, हम डी रिस्किंग की बात करते हैं, तो हम भी कहते हैं कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सपोर्ट सिनेरियो अच्छा नहीं हो, यू कैन फोकस ऑन डोमेस्टिक मार्केट। जब डोमेस्टिक मार्केट नहीं है तो यू कैन फोकस ऑन एक्सपोर्ट। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम कंट्रीज़ को है। और सर जैसे जो उनका जो टैरिफ इम्पोज हुआ है दैट्स वे लेस देन जो हमारे पे इम्पोज हुआ है, तो डज दिस रिड्यूस आवर कम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल मार्केट? कॉम्पिटिटिवनेस तो नहीं कहूँगा, बट अगर आप लैंडेड प्राइस की बात करेंगे प्रोडक्ट की, बिकॉज ओवरसीज़ कस्टमर के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। जिस कंट्री पे कम टैरिफ लगा है उनकी लैंडेड प्राइस कम रहेगी, एज्यूमिंग कि दोनों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक है, तो डेफिनेटली उनको एडवांटेज है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो उनको एडवांटेज है उसको हम किस एक्सटेंट तक नलिफाई कर सकते हैं। दैट्स वाई हम देखेंगे कि हम एक्सपोर्टर या यूएस का इंपोर्टर किस तरह उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है। बिकॉज बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कस्टमर को रिटेन करें। ये और भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम ये जानते हैं ये जो प्रॉब्लम है ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। टैरिफ की जो हाइक हुआ है वो लिमिटेड पीरियड के लिए हुआ है, तो अगर हम इस पीरियड को किसी तरह मैनेज कर लेंगे तो
हमारा जो भविष्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये प्रॉब्लम टेम्पररी है, टेम्पररी प्रॉब्लम में हम गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे, गवर्नमेंट से भी कुछ हम हेल्प चाहेंगे जिससे हमारी जो कॉस्ट डिसेबिलिटी फैक्टर्स हैं वो एड्रेस हो सकें। और हम बहुत आश्वान्वित हैं कि जब इंडिया का BTA हो जाएगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो यूएस के साथ ऐसे भी बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा।